नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ सिटी एट 9 में बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करेंगे, जहां आपको बता दें कि बड़ी खबर ये आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और सत्र शुरू होने से पहले ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे और इसके बाद मेहताब संसद में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। और सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी शपथ लेंगे और इसके बाद कैबिनेट मंत्री और फिर सांसदों की शपथ ग्रहण की सेरेमनी होगी। आपको बता दें कि पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे और सत्र के पहले 2 दिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, 27 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और यहां पर आज से औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कटक से सांसद भर्तृहरि को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया है और वे शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर की। वे अन्य सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण और सत्र सुचारू रूप से फिर आगे चलेगा। तो आज के अगर कार्यों की बात करें जो संसद में होने हैं, जिसमें प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले सुबह 10 बजे शपथ लेंगे। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होना है। सुबह 10 बजे शपथ लेंगे भर्तृहरि मेहताब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत कम औपचारिकताओं के साथ इस शपथ ग्रहण को संपन्न किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में यह शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और ये ही 280 सांसदों को आज शपथ दिलाएंगे। बाकी कल शपथ लेंगे और 2 दिन शपथ ग्रहण ही होगा सदस्यों का। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर पैनल का विरोध किया है और प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया है। इनमें कांग्रेस के सुरेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू, बीजेपी से राधा मोहन सिंह के और साथ ही फगन सिंह कुलस्ते का भी इसमें नाम शामिल है। हालांकि विपक्ष के तीनों सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में अपना नाम वापस ले लिया है। खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन के तीनों सदस्य प्रोटेम स्पीकर के पैनल का बहिष्कार करेंगे, जिस पर बीजेपी ने इसे परंपरा में खलल बताया है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो मुद्दा बनाया और इतना गलत हरकत कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भारत के वो रिकमेंड करते हैं कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। एक लंबी परंपरा चल रही है। A long convention in this beautiful democracy of India has been going on since independence. और कहीं ना कहीं उसमें खलल डालने की कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अनूप गुप्ता के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। अनूप, ये प्रोटेम स्पीकर का पेच फंसता जा रहा है। विपक्ष के थोड़ा मजबूत होने के बाद से ये मुद्दा सदन की शुरुआत से पहले ही अब गर्मा गया है। सदन में और हंगामा होने के आसार हैं आज के लिए, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, अभी आपको बताओ कि जिस तरीके से अभी आप किरण रिजिजू को सुन रहे थे, वाकई ये जो सत्र, जो स्पेशल सत्र है जिसमें बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी की जानी है, क्योंकि नई सरकार बनी है, नए सांसद आए हैं, तो बहुत सारी औपचारिकताएं हैं। लेकिन यकीन जानिए, किरण रिजिजू की जिम्मेवारी इस बार बहुत ज्यादा होने वाली है और उसके बाद जो स्पीकर बनाए जाएंगे
उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में विपक्ष बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन इस बार विपक्ष बहुत ताकतवर बनकर उभरी है, जिसका परिचय आप देख सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर कभी भी हमने कभी राजनीति नहीं देखा, ना ही इस पर विवाद होते देखा। लेकिन अगर इस बार सिर्फ प्रोटेम स्पीकर के नाम पर इतना विवाद हो रहा है तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने में किसी भी तरीके से विपक्ष जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही है, यानी कि जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री का हो या फिर जो लोकसभा के आसन में बैठेंगे उसके लिए। जहां तक प्रोसीजर की बात है, क्योंकि तमाम बातें आपने पहले ही बता दी है, वाकई ये जो 2 दिन है आज और कल का, उसमें जो है वो शपथ लिया जाएगा। नए जो सांसद बनकर आए हैं वो शपथ लेंगे, जिसमें आज ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले शपथ लेंगे और उसके बाद सारे जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनका शपथ होगा और उसके बाद सांसदों का, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सांसदों का शपथ होता है, यानी कि असम राज्य के जो सांसद होंगे उनको पहले मौका मिलेगा और वेस्ट बंगाल के सांसद को कल मौका मिलेगा। और ये पूरी प्रक्रिया है जिसको पूरा करने के बाद उसके बाद असली चुनौती जो है वो सरकार के सामने आएगी, जब सरकार स्पीकर पद के लिए अपने तरफ से कौन होगा उसका नाम की घोषणा करेगी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार विपक्ष वॉकओवर देने के मूड में नहीं है, यानी कि विपक्ष के तरफ से भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारे जाएंगे। देखिए परंपरा के मुताबिक स्पीकर जो है वो सर्वसम्मति से आसन पर बैठते हैं, लेकिन इस बार इस तरह की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यकीन जानिए कि 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा होगा जब संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आपको बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और विपक्ष की मजबूती का ये परिणाम होगा कि इस तरह की खींचतान देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तो औपचारिकताएं ही पूरी की जानी है, लेकिन जो इशारा आपने किया कि सदन की जब कार्यवाही होगी उस वक्त क्या स्थिति हो सकती है, उसकी एक झलक आपकी बातों से सामने आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस पूरे मामले पर डिटेल देने के लिए। आगे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। बिलासपुर से खबर है, जहां पर प्राइवेट अस्पताल में सेवा देने वाले सरकारी डॉक्टर्स पर गाज गिरेगी। दरअसल सीएमएचओ ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चिकित्सकों पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले में जानकारी यह मिल रही है कि सरकारी डॉक्टरों पर गाज गिरेगी, चूंकि प्राइवेट अस्पतालों में ये जाकर सेवा देते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर पैसा लेते हैं, तो पैसा कमाना इन्होंने अपना धंधा बना लिया, पेशा बना लिया। लोगों की सेवा का जो भाव, जो डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दूसरा रूप मानने के लिए एक भावना लोगों के मन में थी, उस भावना का कत्ल अब लगातार हो रहा है। और सरकारी अस्पताल में मरीजों की क्या हालत होती है ये संभव है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अगर आप कभी सरकारी अस्पताल गए हो तो। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रशिया के दक्षिण में मौजूद दागिस्तान प्रांत में हुए एक बड़े आतंकी हमले में 15 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों और आम नागरिकों की मौत हो गई। 3 महीने पहले ही रशिया एक बहुत बड़े आतंकी हमले से दहल उठा था, जिसमें करीब 150 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और एक बार फिर यहां दिन दहाड़े कुछ हथियारबंद हमलावरों ने मुस्लिम बहुसंख्यक दागिस्तान में गिरजाघरों, यहूदियों के धर्मस्थलों और पुलिस के पोस्ट्स पर अंधाधुंध फायरिंग की और लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। हालांकि पुलिस ने 6 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इससे पूरा रशिया दहल उठा। और इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार आए बदमाशों ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, ऐसा आरोप लगा। मोनू कल्याणी बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे और पूरे क्षेत्र में वो भगवा बाइक रैली निकालने की तैयारी में भी थे और उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने 1 से ज्यादा फायर किए थे और वहीं इस पूरी वारदात में मोनू के समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला कर दिया और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या। इंदौर में भगवा यात्रा निकालने से पहले कत्ल। हत्या के आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर उस समय कांप गया जब रात के अंधेरे में बीजेपी नेता और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक मोनू कल्याणे को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की इंदौर में बड़ी पहचान थी। वो भगवा यात्रा निकालने वाले थे। एक रोज पहले रात के 2 बजे के करीब इंदौर के जेल रोड पर गणेश मंडल सभागृह के पास वो विशाल भगवा वाहन रैली के पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। मोनू कल्याणे की कल देर रात 2 से 3 बजे के बीच में 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त मैं चिमनबाग चौराहे के पास मौजूद हूँ और गणेश मंडल, ठीक गणेश मंडल के सामने कल 2 से 3 बजे रात की घटना है। यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद, यहीं पर मोनू कल्याणे खड़े थे और ये पोस्टर जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इस पोस्टर को वो लगवा रहे थे। विशाल भगवा वाहन रैली, हर साल भगवा वाहन रैली मोनू कल्याणे निकालते थे। वाल्मीकि समाज से आते हैं। हत्या क्यों हुई इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन कैसे हुई इस बात की जानकारी वहां मौजूद चश्मदीद ने दी। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए, मोनू कल्याणे से उनका मोबाइल नंबर मांगा। जैसे ही मोनू ने मोबाइल निकाला, अचानक से उनके ऊपर तड़ातड़ गोलियों की बौछार हो गई। यहाँ पर जेल रोड पे खड़े हुए थे, भगवा यात्रा के झंडे लगा रहे थे। तो इतने में 2 जने आए थे गाड़ी से, तो भैया साइड में खड़े थे तो उनके पास में रुके वो और उनसे बात वगैरह कर रहे थे, नंबर वगैरह लिए थी। फिर वो भैया फ़ोन में लगे, इतनी में बंदूक निकाली और चला दी। 2 फायर करिए थे और एक हमारे पे करा था। पड़ोसी उसी मोहल्ले में रहते हैं, वो आए और उन आपस में बात कर रहे थे। उसी समय कोई फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने की बात हुई। जब वो फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर रहे थे उस समय उन्होंने 2 गोली उसके ऊपर चला दी। 2 गोली के खोखे तो हमको वहाँ मौके मिले हैं। चश्मदीद साक्षी राहुल था, उसका कहना भी यही है कि जब हम उनको बचाने दौड़े, हम झंडे लगा रहे थे, तो हमको हमारे ऊपर ही फायर किए और मौके से भाग गए। घटना का कारण क्या है, घटना के पूर्व की रंजिश है या अन्य कोई कारण है, उस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। उधर मोनू कल्याणे की हत्या हुई, इधर शहर में कोहराम मच गया। मोनू के समर्थकों ने आरोपियों के घर में आगजनी कर दी। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखते देखते आरोपियों के घर के बाहर धधकती आग दिखने लगी। बीजेपी नेता मोनू कल्याणे की जिन्होंने हत्या की है, 2 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं, अर्जुन और पीयूष। ये जो मकान है, ये मकान जो है ये अर्जुन का है। अर्जुन के घर के बाहर पर ये जो गाड़ियां खड़ी थी, मोनू कल्याणे के समर्थक कल देर रात पहुंचते हैं। हत्या के बाद से काफी नाराज थे, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा देते हैं, घर के अंदर जाते हैं और घर का एक एक सामान जला देते हैं। अभी भी घर के अंदर से धुआं निकल रहा है, यानी बवाल शांत नहीं हुआ है। पुलिस और चश्मदीद के मुताबिक हत्या के आरोपी अर्जुन पथरोड़ और पीयूष पथरोड़। खबर यह भी है कि 4 महीने पहले ही मोनू कल्याणे ने आरोपी अर्जुन पथरोड़ को थाने से छुड़वाया था और कुछ ही दिन पहले अर्जुन और मोनू में कहासुनी भी हुई थी। जानकारी ये भी सामने आई है कि आरोपी अर्जुन का ब्याज का काम है। बताया जा रहा है कि आरोपी अर्जुन और पीयूष मोनू कल्याणे की ही कॉलोनी में रहते हैं। क्योंकि मोनू कल्याणे के जो समर्थक है काफी गुस्से में है और मोनू कल्याणे का इस क्षेत्र में काफी बड़ा दबदबा है। युवाओं की बड़ी फौज है मोनू कल्याणे के पास में और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद खास है, सबसे करीबी है। जगह जगह पे आज इंदौर की अगर हर एक चौराहे की बात करते हैं, हर एक चौराहे पर मोनू कल्याणे के पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे भगवा रैली निकलने वाली थी और हर साल मोनू कल्याणे भगवा यात्रा निकाला करते थे। मोनू कल्याणे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा वो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के खास थे। मोनू हर साल अपने इलाके में भव्य कार्यक्रम करवाते थे, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य लोग भी शामिल होते थे। मुझे अभी सुबह 6 बजे पता लगा और वो बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं। वो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो
बहुत दमदार कार्यकर्ता था। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से ही तनाव है, जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में दोनों ही आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। और इंदौर पुलिस को इस बीच एक बड़ी सफलता जहां लिस्टेड कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर मिली है। आपको बता दें कि पप्पू खटीक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया और यह बड़ी वारदात की नियत से भंवरकुआ क्षेत्र में घूम रहा था। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच ने इसे धर दबोचा। पप्पू खटीक पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। चंदन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इंदौर पुलिस के हाथ, क्राइम ब्रांच के हाथ एक बड़ी सफलता लगी पप्पू खटीक के नाम पर। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब हुई गिरफ्तारी और अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस से जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि 2 दिन पहले पुलिस को एक सूचना मिली थी, क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि पप्पू खटीक क्षेत्र में एक बड़ा अपराध करने वाला, एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है और मुखबिर की सूचना पे पप्पू खटीक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस की जांच में अब तक बात सामने आई कि 24 से ज्यादा अपराध के मामले पप्पू खटीक के ऊपर दर्ज है। अवैध शराब की तस्करी, अवैध शराब को बेचना और शराब माफियाओं को धमकाना, हत्या, लूट, तमाम जो बड़ी अपराध है उस मामले में केस दर्ज है। तो कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता है। पप्पू खटीक की गिरफ्तारी के बाद में जो पुलिस का कहना है कि और भी बड़े कुछ खुलासे हो सकते हैं, कुछ और पुराने जो अपराध है जिसमें पुलिस जांच कर रही है वो भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चंदननगर थाना क्षेत्र जो है वहां पर पप्पू खटीक का काफी रौब है और वहां पे इसका काफी दबदबा है। लोग पप्पू खटीक के नाम से दहशत बुलाते हैं। उस क्षेत्र का वो लिस्टेड बदमाश है, कुख्यात बदमाश है। इसीलिए इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता है। पप्पू खटीक इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले में भंवरकुआ पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पप्पू खटीक अवैध पिस्टल के साथ में भंवरकुआ क्षेत्र में अपराध करने के पहले पकड़ाया है। पता चल पाया कि वहां पर ही किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? पुलिस ने कहा है कि अभी तक जो पप्पू खटीक से पूछताछ की गई है, अलग अलग जो बातें हैं पप्पू खटीक के द्वारा बताई जा रही है। और पप्पू खटीक एक साथी बदमाश है, लिस्टेड बदमाश है, कुख्यात बदमाश है, कई सारे अपराध के मामलों से दर्ज है, कई बार जेल जा चुका है। तो अपने अलग अलग बयान से वो पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा है, अवैध पिस्टल कहां से खरीदी है, कौन कौन लोग संपर्क में है, मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है कि किस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। मिथिलेश, ये भी जानने का विषय रहेगा, आगे आपसे डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। थाना भंवरकुआ अंतर्गत मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो प्रतीक्षा ढाबे के पास पिस्टल लेके घूम रहा है और मुखबिर की सूचना पर से जो है टीम को रवाना किया गया। जब वहां जाके उस व्यक्ति को पकड़ा तो उसने अपना नाम पप्पू पिता केसरीमल राजौरे, जाति खटीक, उम्र 47 साल, निवासी चंदन नगर बताया। और उक्त आरोपी के संबंध में पता चला है कि इसके ऊपर जो है 1 दर्जन से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड भी है। जब देखा उसको, जब चेक किया उसको, तो उसके कमर पे से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस की जेब से बरामद। पुराना अपराध रिकॉर्ड भी है जिसमें आबकारी के रिकॉर्ड ज्यादा है। एमपीएल के फाइनल मैच के दौरान यह हंगामा देखने को मिला और एंट्री न मिलने पर भीड़ ने यहां पथराव कर दिया और पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। 10,000 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और पुलिस कर्मचारियों के बल प्रयोग से भगदड़ मची और पुलिस कर्मचारियों सहित 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशील, इतनी भीड़ एमपीएल का फाइनल देखने के लिए पहुंची थी, बवाल काटने के लिए? बिल्कुल, देखिए कल एमपीएल का फाइनल था रात में और जब रात में मैच शुरू हुआ तो उस दौरान स्टेडियम में लगभग 20,000 के करीब दर्शक पहुंच चुके थे और भी दर्शक लगातार आ रहे थे और यही वजह है कि लगभग 8 से 10,000 और दर्शक स्टेडियम के बाहर थे जिनको वक्त पर एंट्री नहीं मिल पाई और उसके चलते लंबा जाम भी लग गया था और इस जाम के दौरान ये जो भीड़ थी उस भीड़ ने पथराव भी कर दिया और यही वजह है कि लंबा जाम और पथराव के चलते वहां भारी पुलिस बल जो तैनात था उस पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये लापरवाही प्रशासन की है, प्रशासन का फेलियर कहा जा सकता है सुशील, क्योंकि जिस तरह से इतनी तादाद में लोग आएंगे तो इस तरह की व्यवस्था वहां पर प्रशासन को करनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में भी इस बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश से पीछा करते झांसी पहुंचा प्रेमी, ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही दुल्हन को मारी गोली। दमोह में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। देहात थाना क्षेत्र के बांसा तारखेड़ा गांव का मामला। सोशल साइट पर रीवा शहर का वीडियो वायरल। वीडियो में कुछ शख्स एक शख्स की कर रहे पिटाई। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। कांकेर में वन विभाग ने जामवंत योजना चलाई। योजना पूरी तरह से फेल। एक बार फिर रिहायशी इलाकों में घूमते दिखाई दे रहे भालू। दुर्ग में गौवंश के कटे हुए सिर मिलने के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सीसीटीवी से मामले को सुलझाने का पुलिस कर रही प्रयास। कोरबा में लिफ्ट देने के बहाने युवती से दुष्कर्म, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया मामला। पाली थाना क्षेत्र का है मामला। दुर्ग में नकली पुलिस अफसर बनकर ठगी। एक शख्स से 1.25 लाख रुपए की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। आरोपी ने कॉल कर पीड़ित को धमकाया। दुर्ग में रूम पार्टनर ने साथी के कपड़े से चुराए 35,000 रुपए। सुपेला थाना में मामला दर्ज। पन्ना में करंट लगने से 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। अस्पताल के डॉक्टर ने जांच के बाद किया मृत घोषित। अजयगढ़ थाना का है मामला। रायसेन में अनियंत्रित होकर पलटी शराब से भरी कार पलटने से शराब की लूट मची। ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे बजट पर अहम चर्चा। बजट पर अधिकारियों से करेंगे चर्चा। शाम को होगी समीक्षा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कोर टीम ने तैयार किया सीएम कार्यालय में पदस्थ आईएएस अधिकारियों को बांटा गया काम। अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय का कार्यक्रम। महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ बीजेपी 25 जून को मनाएगी आपातकाल काला दिवस। हर जिले में 25 जून को मनाया जाएगा आपातकाल काला दिवस। सरगुजा के उदयपुर में 2 दिवसीय रायगढ़ महोत्सव का समापन। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची। छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सूरजपुर के एक गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली। लालटेन के सहारे जी रहे गोविंदगढ़ पंचायत के लोग। पेंड्रा में प्री मानसून से किसानों में खुशी की लहर। पूजा पाठ के बाद शुरू की गई बुआई। किसानों के खिले चेहरे। दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। पेपर देकर लौट रही छात्रा को बदमाशों ने बैग छीना। आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू शख्स से की शादी। जारा से बन गई जानवी। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।